चलिए हम कह रहे हैं कि अब बात कर लेते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स की। इसमें कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, आप कॉस्ट को कंट्रोल करने की बात करें। पैरेटो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, हमने कहा 20-20 का जो एक रेशियो होता है उसके पैरेटो एनालिसिस कहते हैं। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि एनवायरमेंट को ध्यान में रखेगा। इसने का एक कन्वेंशनल होता है यानी कि पुराना वाला इंटरनल एक्सटर्नल वाला होता था, और हमने कहा यूएस ईपीए वाले ने कुछ निकाल के दिया था और एक और हैंसन और मेंडल ने कुछ निकाल के दिया था, वैसे करके निकल के आएगा। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन का मतलब कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया। लाइफ साइकिल इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी डिक्लाइन। टारगेट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, टारगेट के हिसाब से कॉस्टिंग करनी है। वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, वैल्यू एनालिसिस का मतलब होता है कि वैल्यू जो एक्टिविटीज वैल्यू ऐड करते हैं उनको एनालाइज कर लो, ऐसे करके कुछ होता है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन, इन दोनों का डिफरेंस भी है। इन दोनों में से हमने कहा 5 बार डिफरेंस याद कर लेते हैं। कॉस्ट रिडक्शन क्वालिटी की बात करता है, ये क्वालिटी की बात नहीं करता। ये कहता है हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है, रियलिस्टिक सेविंग देगा, ये टेम्परेरी सेविंग देगा। ये सिर्फ कंपैरिजन करता है, ये रियल और परमानेंट होता है। ये डायनेमिक होता है, ये डायनेमिक नहीं होता है। ये लिमिटेड यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, ये लिमिटेड एप्लीकेबल है। ये पास्ट बिहेवियर की बात करता है, ये प्रेजेंट की बात करता है। टारगेट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, हमने टारगेट कॉस्टिंग का मतलब होता है कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारा प्राइस के हिसाब से कस्टमर का हम क्या कॉस्ट तय करें, कस्टमर को जो हम प्रोडक्ट या सर्विस देने वाले हैं उसकी क्वालिटी इतनी इतनी है, उसकी सर्विसेज इतनी है, तो हम क्या प्राइस तय करें उसका, तो उसको हम टारगेट कॉस्टिंग कहते हैं। यानी स्ट्रक्चर अप्रोच होता है कि टारगेट कॉस्ट को डिटरमिन करने का एक प्रपोज प्रोजेक्ट की जिसकी फंक्शनलिटी हमें पता है, क्वालिटी पता है और एंटीसिपेटेड सेलिंग प्राइस हमें पता है, उसके में क्या टारगेट कॉस्ट सेट करनी चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होते हैं, अच्छा प्रिंसिपल्स होते हैं लीडरशिप, कुछ भी नहीं देखो कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। प्रो क्या होता है, कॉन्स क्या होता है, हमने कहा प्रोएक्टिव अप्रोच होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डायनेमिक देखो प्रोएक्टिव अप्रोच होगी, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को देखते हो, रियल सेविंग होने वाली इनोवेशन के ऊपर काम कर दोगे। और कॉन्स क्या होंगे, आपका बहुत सारा टाइम लगने वाला है, बहुत सारे रिसोर्सेज लगने वाले हैं, समझ में कुछ आने नहीं वाला है। ठीक है, तो इन्होंने कहा क्वालिटी रिड्यूस हो सकती है, फिंगरप्रिंट सब एक दूसरे को कर सकते हैं, टाइम ज़्यादा लगने वाला है, ये सारा लगने वाला है, ये सारा नॉर्मल जो है वही इसमें लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। इम्पैक्ट क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। बेस्ट किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वर्स्ट किसके लिए, फास्ट फूड के लिए, और ये केमिकल के लिए वर्स्ट होती है। अच्छा, वैल्यू एनालिसिस इंपॉर्टेंट था, पढ़ लेते हैं। वैल्यू एनालिसिस का मतलब क्या, तो उसने का वैल्यू एनालिसिस का मतलब होता है एक प्लान्ड या साइंटिफिक अप्रोच होती है कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, उसको वैल्यू एनालिसिस बोलते हैं। कैसे, जो रिव्यू करती है मटेरियल के कंपोजिशन को एक प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के डिज़ाइन को करती है और कहती है क्या मॉडिफिकेशन और इंप्रूवमेंट हम ला सकते हैं। मतलब वैल्यू एनालिसिस का मतलब होता है कि हम एनालाइज करते हैं किसको, वैल्यूज को एनालाइज करते हैं, प्रोसेसेस को एनालाइज करते हैं, डिजाइन को एनालाइज करते हैं और हम कहते हैं क्या चेंजेस कर सकते हैं। मतलब हमने कहा क्या हम सप्लायर से कोई बातचीत कर सकते हैं, क्या हम कोई फंक्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या हम ड्यूरेबिलिटी के अंदर कोई चेंज कर सकते हैं, क्या हम डिजाइन को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या हम डिजाइन को और बेटर कर सकते हैं, क्या हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पार्ट्स को, क्या हम कंबाइन कर सकते हैं स्टेप्स को। ये आपके पास वैल्यू एनालिसिस के अंदर निकल के आता है। ठीक है, ठीक है, इसी को वैल्यू एनालिसिस कहते हैं, इसी को वैल्यू एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी डिक्लाइन, 4 आपकी फेजेस होती है, आपको पहले से पता है। तो इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी डिक्लाइन की हमने बात कर ली। सेल्स कम होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी, गिर जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, प्रॉफिट नेगेटिव होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, कम हो जाएगा। कस्टमर नए वाले आएंगे, अर्ली अडॉप्टर, मिडिल, लगाड़ वाले आएंगे। कॉम्पिटिटर नहीं होंगे, आएंगे, आएंगे, कम हो जाएंगे। प्रोडक्ट की बात करें, बेसिक दो, थोड़ा और चेंज कर दो, थोड़ा चेंज कर दो, थोड़ा चेंज कर दो, प्राइस थोड़ा सा चार्ज कर दो, पेनिट्रेट कर लो, एडवर्टाइजिंग थोड़ी सी करना, उसके बाद एकदम घुस जाना, फिर हमने कहा स्ट्रेस करना अच्छे से, फिर हमने कहा कुछ मत करना, डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्टिव करो, उसके बाद इंटेंसिव कर दो, मोर इंटेंसिव नहीं करना, कुछ भी प्रमोशन करना मत करना, करना मत करना। पैरेटो एनालिसिस 20-80 का एनालिसिस होता है। क्या कहता है कि भैया हमारा जो 20% कस्टमर है वो 80% रेवेन्यू देता है, 20% सप्लायर जो है 80% वैल्यू ऑफ सप्लाई देता है, 20% प्रोडक्ट जो है 80% प्रॉफिट देता है, वो हमारे इसमें बात करता है। प्रो क्या होते हैं, हम बिग प्रॉब्लम्स को छोटे में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हम फोकस कर सकते हैं किसके ऊपर, हमने कहा फोकस कर सकते हैं प्रॉफिट। देखो प्राइस सेटिंग में ये हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कॉस्ट सेटिंग में ये हेल्पफुल हो सकता है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में हेल्पफुल हो सकता है, स्टॉक कंट्रोल में हेल्पफुल हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल में हेल्पफुल हो सकता है, सब में हेल्पफुल हो सकता है। और बर्बादी क्या है, हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो इग्नोर हो जाए, और हो सकता है डाटा जो है वो इफेक्टिवनेस पुराने डाटा के ऊपर होता है, तो पुराना डाटा हमारे काम का ना हो। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एनवायरमेंट का मैनेजमेंट करना, ये हमारा एनवायरमेंट का ईएमआई का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन, एनवायरमेंट की कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही ये होता है। ठीक है, इसने कहा कि ईएमआई जनरली क्लासिफिकेशन था इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है जो कॉस्ट आपकी खर्च हो गई, आपकी जेब से गई, वो इंटरनल थी, और जो कॉस्ट बियर करनी पड़ी क्योंकि आपने नहीं किया सही से काम, जैसे कि वाटर वगैरह आपने यूज़ किया या फिर आपने सॉइल इरोजन वगैरह आपकी वजह से हो रहा है, वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। फिर हमने कहा यूएस ईपीए के चक्कर में कन्वेंशनल कॉस्ट होती है। कन्वेंशनल कॉस्ट होती है मतलब कि रॉ मटेरियल वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो वो कॉस्ट। हिडन कॉस्ट यानी कि ओवरहेड को जो आपने एक तरीके से एट्रीब्यूट कर देना, वाली पोटेंशियली हिडन कॉस्ट होती है। कंटेंजेंट मतलब कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। रिलेशनशिप एंड कॉर्पोरेट इमेज कॉस्ट यानी कि इमेज को बिल्ड करने की कोशिश करना, उसके लिए जो खर्चा होता है वो यहाँ पर आएगा। ये एनवायरमेंटल प्रिवेंशन कॉस्ट, प्रिवेंट कर रहा था उसके लिए जो खर्चा हो गया वो प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर। अप्रेज यानी कि उसको चेक वगैरह कर रहा है, अप्रेजल कॉस्ट होता है। इंटरनल फेलियर यानी कि हमने कहा कि अभी मार्केट में हमने नहीं बेचा था, हमारे पास जो है हम खुद उस पर रिवर्क कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं, स्क्रैप को एक्सपोज कर रहे हैं, वो इसके अंदर आएगा। और हमने मार्केट में भेज दिया, उसके लिए हमें सही करना पड़ रहा है, वो हमारे इसके अंदर निकल के आता है। ठीक है, ठीक है।
फिर क्या निकल के आता है, कंट्रोल कैसे कर सकते हो, वेस्ट, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, वेस्ट की बात कर ली, वाटर की बात कर ली, एनर्जी की बात कर ली, ट्रांसपोर्ट की, और कंज्यूमेबल्स। मतलब वेस्ट का क्या है, उसने का वेस्ट का होता है कितना इनपुट जा रहा है रॉ मटेरियल का, कितना आउटपुट निकल के उसके बेस पे वेस्ट लिख लोगे। वाटर आप दो जगह इस्तेमाल करते हो, आप खुद भी इस्तेमाल करते हो, उसके बाद आप डिस्पोज ऑफ करते हो, वहाँ पर भी खर्चा होता है, दोनों जगह खर्चा होता है। एनर्जी जो आप इस्तेमाल करते हो प्रोसेस के लिए, और ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल, रॉ मटेरियल और मूव्स का जो भी मूव करते हो वो इसमें आएगा। और कंज्यूमेबल्स और रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है कि जो आप इस्तेमाल करने वाले, तो हमने का कम से कम इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो आप ही को घाटा होने वाला है। ईएमआई से क्या होगा, ईएमआई के प्रो क्या होते हैं, तीन चीज़ें होती हैं, हम रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, टाइम इमेज को बढ़ा सकते हैं। और कॉस्ट क्या होंगे, क्या पता रेवेन्यू ना बढ़े, क्या पता कॉस्ट ही बढ़ जाए मेरी उल्टी, और हमें समझ में नहीं आता ये कभी भी। तो उन्होंने कहा कॉस्ट भी बढ़ सकती है, कॉस्ट ऑफ फेलियर भी हो सकता है, एडिशनल बर्डन होता है टॉप मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, अब इसको यहाँ से ध्यान से देख लेते हैं एक बार। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल का हमें पता है। स्कोप कहाँ कहाँ होता है, तो हमने का प्रोडक्ट के डिजाइन के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, फैक्ट्री लेआउट के ऊपर, इसके ऊपर स्कोप होता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं टारगेट कॉस्टिंग के, तो हमने कहा एडवांटेजेस क्या होते हैं, टारगेट कॉस्टिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, आपको पहले से पता है कि कॉस्ट कितना है, आप इसके एडवांटेजेस क्या लोगे, आपको पहले से पता है, तो आप पहले से किसको क्या कहते हैं उसको, प्रोएक्टिव अप्रोच की बेनिफिट ले लेना, और आप उसके हिसाब से अपना टारगेट वगैरह सेट कर देना, ये आपके एडवांटेजेस निकल के आएंगे। अच्छा, कंपोनेंट क्या होता है, वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग एडवांटेजेस होते हैं। फिर हमने कहा वैल्यू एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन वैल्यू के अंदर आते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है टारगेट कॉस्टिंग के अंदर, समझ में नहीं आता कुछ भी। ठीक है, पैरेटो एनालिसिस हमें पता ही है। इसके बाद पैरेटो एनालिसिस हम क्या क्या कर सकते हैं, हमने कहा प्राइसिंग को, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी को, स्टॉक को और एक्टिविटी को हम देख सकते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, बेनिफिट क्या होता है इसका हमने कहा कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह आ जाती है, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड निकल के आता है, हम समझ में आता है क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले, सारा आता है। ईएमआई में इन्होंने जो दिए थे वो निकल के, और इनपुट आउटपुट, फ्लो कॉस्टिंग, और ये इंपॉर्टेंट देख लेते हैं एक बार। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट, उन्होंने कहा 4 मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स होती हैं कॉस्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। इनपुट आउटपुट एनालिसिस का मतलब होता है कॉस्ट, मटेरियल कितना है, मटेरियल कितना गया उसके बेसिस पे। फ्लो कॉस्ट होता है, क्लासिक मटेरियल फ्लोस आर रिकॉर्डेड एज